अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए। और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम महा टीटी सीरीज़ 2024 को कंटिन्यू करते हुए महा टीटी के सीडीपी के सवालात जो बायलैंग्वेज हमने तैयार करने की कोशिश की है, दो ज़बानों में तैयार करने की कोशिश की है ताकि आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में भी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन सेट हमने बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है इसे 30 मिनट से ज़्यादा 1 घंटा लगे क्योंकि हम इसको विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको इस तरतीब में करें। आसान सवालात आएंगे पहले आपको, उसके बाद उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये एक तरह का वार्म अप है आपके महा टीटी की तैयारी के लिए। ये प्रीवियस बेस्ड नहीं है और ना ही किसी बुक में से कॉपी किए हुए सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है, Which theory emphasizes the role of social interaction in cognitive development? कौन सा नज़रिया इल्मी तरक्की में समाजी तामुल के किरदार पर ज़ोर देता है? आसान लगेंगे शुरुआत में, बाद में आपको इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जाएगी। चलिए आंसर दीजिए फास्ट। कौन सा नज़रिया इल्मी तरक्की में समाजी तामुल के किरदार पर ज़ोर देता है? ये थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। सी सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी किसकी है, कोई बताएगा? ये वाइगोत्स्की की। वेरी गुड। चलिए, जो लोग जवाब देंगे उनके जवाब कबूल किए जाएंगे, जो ना देंगे साइलेंट बैठेंगे तो फिर वो अपना जवाब नहीं दे पाएंगे, वो एक्टिव रह नहीं पाएंगे। इसलिए सभी से गुजारिश है कि जवाब देने में, सवाल पढ़ने में स्पीड बढ़ेंगी, आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 आपके सामने। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे के इल्मी तरक्की के नज़रिए का बुनियादी मरकज़ क्या है? ऑप्शन ए इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मॉरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है सोशल लर्निंग, समाजी सीखने का नज़रिया। बताइए जवाब फास्ट। बी मॉरल डेवलपमेंट। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। एबिलिटी बोलता है ना, इन्नेट एबिलिटी। ऑप्शन सी जी, हमने पियाजे की पहला वाला सवाल वाइगोत्स्की पर था, दूसरा सवाल पियाजे पर है। वाइगोत्स्की थ्योरी को भी हमको मालूम है, सोशल रिलेशनशिप से हम उसे याद रखते हैं। और पियाजे की जो इल्मी तरक्की के मरहले जो है हमने ख़ास तौर पे देखे हुए, कितना आसान सवाल है नहीं। पियाजे ने पूरी थ्योरी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ाए हैं। देखे आपने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने देखे हैं, आसान से सवाल थे। ठीक है, तो कुछ आप में से किसी ने मोरल डेवलपमेंट भी कहा है, वो बिल्कुल गलत आंसर है, सही जवाब, इसलिए पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे? पियाजे के मुताबिक मंदर झैल में कौन सा खासियत कॉन्क्रीट अमलियाती मरहले की हैं? बताइए। अभी हमने डिस्कस की हैं पियाजे के बारे में, उसके मरहलों के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो कौन सा खासियत कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की हैसियत में है? कौन सी ऑप्शन जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है? लॉजिकल ऑप्शन बी। फर्स्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी है लॉजिकल थिंकिंग, सी है एगोसेंट्रिक और फोर्थ है इंट्यूटिव थिंकिंग, हिस्सी सोच। लॉजिकल थिंकिंग।
ओके, लॉजिकल थिंकिंग आपने जवाब दिया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है कि हमने स्टेज वाइज पूरा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है पियाजे की थ्योरी को। जिसको भी अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए, तो उसमें इंशाल्लाह आपको पियाजे का और वाइगोत्स्की का थ्योरी बहुत ज़रूरी है समझना। लॉजिकल रीजनिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशन में स्टेज में स्टार्ट होती है और उसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर ईगोसेंट्रिक ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव बिलीव्स, डिज़ायर्स, इंटेंशंस डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन इज़ नोन एज। दूसरों के ख्यालात, ख्वाहिशात और इरादों को समझने की सलाहियत जो अपने से मुख्तलिफ हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोशल लर्निंग, बी है थ्योरी ऑफ माइंड, सी है सेल्फ रेगुलेशन, डी है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऑप्शन ए दूसरों के ख्यालात, ख्वाहिशात और इरादों को समझने की सलाहियत। इल्मी तजाद। अगर आपने ऑफलाइन में मैंने शायद ये दिया हूँ थ्योरी ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, ये उससे रिलेटेड सवाल थे। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर? थ्योरी ऑफ माइंड। जी सर। जी जी, तो उसका सही जवाब है थ्योरी ऑफ माइंड। इंशाल्लाह किसी दूसरे पीरियड में हम इसकी डिटेल लेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड क्या है इंशाल्लाह, या फिर इसकी PDF हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, परसों ही हमने ऑफलाइन में इस थ्योरी ऑफ माइंड को डिस्कस किए हैं, ये 2012 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मंदर झैल में कौन सा दाखिली तहरीक की मिसाल है? दो तरह के मोटिवेशन हमने देखे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो कौन सा मोटिवेशन झैल में इंट्रिंसिक मोटिवेशन है? ऑप्शन ए स्टडीइंग फॉर अ टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड, कि आप अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए टेस्ट के लिए पढ़ना। बी है पार्टिसिपेटिंग इन ए कंपटीशन ऑफ फॉर ए प्राइज़, इनाम के लिए मुकाबले में हिस्सा लेना। लर्निंग ए न्यू स्किल फॉर ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ज़ाती इत्मीनान के लिए नई महारत सीखना। और डी है कंप्लीटिंग द होमवर्क टू अवॉइड पनिशमेंट, सज़ा से बचने के लिए होमवर्क। कौन सा है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन लर्निंग अ न्यू स्किल फॉर पर्सनल असिस्टेंस। अक्सरियत जो है वो सी के ऑप्शन पर आकर रुकी है कि सी इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर सी उसका सही जवाब है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आप इसको याद रखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या दाखिली तहरीक उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर स्टूडेंट का या किसी शख्स का अपना ज़ाती इंटरेस्ट हो, वो अपने दिल से किसी चीज़ को कर रहा है अपने दिल के इत्मीनान के लिए। ठीक है, ज़ाती इत्मीनान के लिए, जिसे आमतौर पर हम ज़ौक़िया तौर पर कुछ चीज़ें करते हैं। ठीक है, किसी के बोलने पर नहीं करते, इनाम के लिए नहीं करते, सज़ा के लिए बचने के लिए नहीं करते, इनाम के हुसूल के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम ज़ाती इत्मीनान के लिए हम उन चीज़ों को सीखते हैं, खुद से करते हैं, अपने अंदर से सीखते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उन चीज़ों को कहते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ की सज़ा व जज़ा के वजह से करते हैं, दूसरों को देखकर इंस्पायर्ड होकर करते हैं, वो चीज़ें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर शुमार होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। व्हाट डज स्काफोल्डिंग रेफर्स टू इन एजुकेशन। तालीम में स्काफोल्डिंग से क्या मुराद है? ठीक है, स्काफोल्डिंग का मरहला हमने ख़ास तौर पर देखे हुआ है, इसी ऑनलाइन के पीरियड में भी और ऑफलाइन में भी हो चुका है। स्काफोल्डिंग के मरहला से क्या मुराद है? जी, ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स टू कंप्लीट टास्क,
कि तलबा को मुकम्मल काम करने में मदद करने के लिए मदद फराहम करना। ऑप्शन ए। अच्छा, ए मेथड ऑफ असेसमेंट, ग्रुप वर्क एक्टिविटीज या इंडिविजुअल लर्निंग प्लान्स। चलिए, आसान सा सवाल है ऑप्शन जी। ऑप्शन ए। ओके, सही जवाब है ऑप्शन ए कि स्काफोल्डिंग क्या है, तलबा को मदद करना है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि ये जो मदद है स्काफोल्डिंग की, उसके लिए आप याद रखें कि वो एक टेम्पररी हेल्प होती है। ठीक है, मुख्तसर मुद्दती होती हैं वो हेल्प। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। मंदरज झैल में कौन सा खुद नज़्म ज़ब्त के तसव्वुर की बेहतरीन वजाहत करता है। सेल्फ रेगुलेशन की मिसाल कौन सी है या कौन सा जुमला उसको वजाहत करता है। ऑप्शन ए है अपने जज्बात और रवैयों का इंतज़ाम करने की सलाहियत, क़ायदों और रहनुमा खतूत की पैरवी करना, बाहर से इनामात हासिल करना या समाजी महारतें तैयार करना। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए आपका कहना है कि सही जवाब है। सवाल में पूछा जा रहा है कि सेल्फ़ रेगुलेशन की कौन सी अहम चीज़ें, यहाँ पर सेल्फ़ रेगुलेशन से क्या मुराद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही जवाब है। सेल्फ़ रेगुलेशन यानी ज़ाती मुंज़ब्त, हम जिसे कहेंगे सेल्फ़ डिसिप्लिन कहेंगे। किन चीज़ों को कहेंगे आप, जब अपने जज्बात और रवैयों को आप मुनज़्ज़म करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, वो सेल्फ़ रेगुलेशन के अंदर शामिल रहेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल नंबर 8। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, मास्लो की ज़रूरियात की हायरार्की की बुनियादी मरकज़ क्या है। मास्लो की जो हायरार्की जो थ्योरी है उसकी बुनियाद क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ह्यूमन मोटिवेशन, सोशल लर्निंग या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप में से किसी ने पढ़ा है मास्लो की हायरार्की थ्योरी, अगर आपने किसी ने पढ़ा है, जी बोलिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन पूरे ऑप्शंस दिखाइए ना, दिखाई दीजिए। ऑप्शन ए है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी है ह्यूमन मोटिवेशन, सी है सोशल लर्निंग और डी है इमोशनल इंटेलिजेंस। बी होगा सर, क्योंकि कॉग्निटिव पीरियड है, समाजी उसका है, की डी क्या है सर। डी में है इमोशनल इंटेलिजेंस। नहीं, बी होगा फिर। चलिए, आपने अंदाज़ा लगाया, सही जवाब है उसका बी है ह्यूमन मोटिवेशन, इंसानी तहरीक। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सवाल के मुनासिबत से, सवाल की निस्बत से आपको याद रखना है कि मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड ऑफ जो ज़रूरियात की बुनियादी थ्योरी है या जो उसका नज़रिया है, उसका बुनियादी मरकज़ क्या है, ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, उसको नोट डाउन भी कर ले। आपको मास्लो की जो हायरार्की थ्योरी है वो आपको स्टडी करना है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो जो चीज़ें न्यू मिलेगी उसको आपने देखना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। मंदर झैल में से कौन खुसूसियत तरक्की की जहनीत नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए बिलीविंग एबिलिटीज़ कैन बी डेवलप, ऐसा यकीन करना कि सलाहियतों को तरक्की दी जा सकती है। एम्ब्रासिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस का सामना करना। अवॉइडिंग फेलियर एट ऑल कॉस्ट, लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है कि ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल इस चीज़ की कायल नहीं होता कि आप फेलियर को अवॉइड करेंगे। अगर कोई नाकामियों से बचना चाहता है, अपनी खामियों से बचना चाहता है, तो इसका मतलब वो ग्रोथ माइंडसेट की अलामत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। व्हाट रोल डज प्ले हैव इन चिल्ड्रन लर्निंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल थ्योरीज। तरक्याती नज़रियात के मुताबिक बच्चों की सीखने में खेल क्या किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए है इट इज़ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द लर्निंग, बी है ये
इट फैसिलिटेट द कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सी है इट इज़ ओनली इंटरटेनमेंट, और डी है इट हैज़ नो एजुकेशन वैल्यू। बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बी। जी, ये जो खेल है ऑप्शन बी। ओके, डेवलपमेंट में ये जो खेल है इल्मी, समाजी और जज्बाती तरक्की को आसान बनाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस इमोशन इज़ रेफर टू एज। अपने जज्बात को समझने और इनका इंतज़ाम करने की सलाहियत को तरक्की देने के अमल को क्या कहते हैं? इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर सेल्फ अवेयरनेस? फर्स्ट डी है ना? ए सर जी, अभी क्वेश्चन कैसे बताइए ना? जिसको सवाल नज़र नहीं आया या पढ़े नहीं तो पढ़ लीजिए, मैं और जूम करता हूँ। जी, जवाब क्या होगा? अवेयरनेस होगा, अपने जज्बात को करना है ना। सेल्फ आएगा सर, डी वाला। ए सही जवाब, ए इसका सही जवाब है, इमोशनल रेगुलेशन। इसी मुनासिबत से सवाल हमने पिछले क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है। अपने जज्बात को समझना और उसका इंतज़ाम करने की सलाहियत को हम इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ इफ़ेक्टिव फॉर इन्हांसिंग स्टूडेंट्स सेल्फ एफिशिएंसी। मंदरजाल में से कौन सी तकनीक तुलबा की खुद मौसर होने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए मौसर हैं? ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म। देखिए किसी का माइक चालू। दूसरा है सेटिंग अचीवेबल गोल, हासिल करने के काबिल मकासद को मुकर्रर करना। सी है इग्नोरिंग स्टूडेंट्स एफर्ट, और डी है कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू वन अनदर। ऑप्शन बी, सेटिंग अचीवेबल गोल। Which of the following techniques effective for enhancing self efficiency? सवाल को समझ लीजिए, सवाल समझे आपने? ओके, सेटिंग अचीवेबल गोल्स बी, सी है इग्नोरिंग स्टूडेंट्स एफर्ट्स, और डी है कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू अनदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। सेटिंग अचीवेबल गोल्स यानी हासिल करने के काबिल मकासद को आपको मुकर्रर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। In which stage of the development do children begin to think logically about the concrete events? कौन से मरहले में बच्चे ठोस वाक़यात के बारे में मुंतक़ी तौर पर सोचना शुरू करते हैं? बताइए, बहुत आसान सवाल है। प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन में मुंतक़ी तौर पर सोचते हैं। कॉन्क्रीट जी, जरा कॉन्क्रीट स्टेज में सोचते ना जी, थोड़ा सा ऑपरेशनल स्टेज। जी, ज़रा जवाब देते वक्त या फिर आप जब टिक करेंगे तो इसमें उजलत मत कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे मार्क्स हमारे चले जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हमने बोले थे आपको कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की ज़ानत कच्ची पक्की होती है, जैसे इनिमिज़म है, ईगोसेंट्रिक है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बच्चे को फेस करनी होती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ठोस वाक़यात को मुंतक़ी तौर पर सोचना है, लॉजिकल थिंकिंग वहाँ शुरू होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोचेस? जो तामीराती तदरीसी तरीक़े हैं
उसका बुनियादी मरकज़ क्या है? ऑप्शन ए मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन बी पैसिव लर्निंग गैर फाल सीखना, ऑप्शन सी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग सीखने में फाल शिरकत करना, और डी है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेयारी जांच। सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी चलिए ऑप्शन सी सीखने में सी जी, कंस्ट्रक्टिविस्ट जितने भी अप्रोच हैं उन सब का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा शिराकत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हो, यही चीज़ें हैं। इसी तरीके से इसकी पीछे की पेडागॉगी भी यही है कि वाइगोट्स्की के नज़रिए के मुताबिक भी हमने देखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टिव लर्निंग, पीर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। देखिए कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट? मंदरजा झैल में से कौन सा अंसर बच्चे की ज़बान की तरक्की में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है? जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन यानी जीनियाती रुझान, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद केयर गिवर्स, और डी है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी ज़बान की तरक्की में जी सवाल पूछा जा रहा है कि ओके बी कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, बी भी कह रहा है। ऑप्शन सी है सर। ओके क्वालिटी ऑफ ज़्यादातर लोगों का कहना है सी। बी या सी सर, दोनों में से कोई एक ही होगा। इन्वायरमेंट में रहता है तो उससे रिलेट करता है ना उसके लैंग्वेज। देखिए ये जो लोग बी कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जो सोशियो इकोनॉमिक, जी सुनिए, जो लोग सोशियो इकोनॉमिक कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी किसी बच्चे की ज़बान की तरक्की में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कभी नहीं होता। ठीक है, हमने इकोनॉमिक देखी ही नहीं, सिर्फ सोशियो। ओके ए है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, और सी है क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद केयर गिवर्स, और डी है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। यही जवाब सी है। ए नहीं, सी जवाब है। ठीक है, यस। कि निगहदाश्त करने वालों के साथ उसका तामुराती मियार कैसा है, जिन लोगों के दरमियान बच्चा रह रहा है उनकी ज़बान कैसी है। ठीक है, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है सीडीपी के अंदर, उसमें सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद फैमिली एंड फ्रेंड्स आते हैं। तो ये जो फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, उनकी ज़बान कैसी है। अगर उनकी ज़बान मेयारी होगी तो बच्चे की ज़बान भी असरअंदाज होकर मेयारी ज़ुबान बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द टर्म फॉर, क्या कहते हैं जी हमदर्दी, बिजली, दूसरों के जज्बात को समझने और बांटने की सलाहियत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पहले हमारे सर को जवाब देने दीजिए। जी अख्तर नवाज सर। सर जी सर, क्या जवाब निकला? ऑप्शन ए सर। अच्छा, बाकी लोग बोलिए। ए सर। बी। ऑप्शन बी। ओके, कोई सी ऑप्शन दीजिए तो चारों कवर हो जाए।
चारों के चार हो जाएगी सर। जी, चारों में से कोई एक तो जवाब होना ही है। बांटना बोले तो एम्पैथी होता सर, समझ के बांटने को एम्पैथी बोलते हैं। ओके, दूसरों के जज्बात को समझना और बांटने की सलाहियत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है बी, एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी, हमदिली, जज्बात को समझना और बांटने की सलाहियत। व्हाट इज़ द टर्म फॉर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स? ठीक है, सिंपैथी में क्या होता है? हम हमदर्दी फील करते हैं और हमदर्दी जताते हैं। एम्पैथी में हम जज्बात को समझते भी हैं और उसके जज्बात को हूबहू तक़सीम भी करते हैं, यानी उसे अपनाइयत का एहसास भी दिलाते हैं आप। वो एम्पैथी क्या है? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए उसका, कि हमदिली किसे कहते हैं? हमदिली दूसरे शख्स के जज्बात को पहचानने, समझने और बांटने की सलाहियत है, जो समाजी तामुलात और ताल्लुक़ात के लिए इंतहाई अहम है। एम्पैथी इज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन विच इज़ क्रूशियल फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। ये उसकी वजाहत भी हमने लिखी है साथ में, ताकि जवाब के दरमियान कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 आपके सामने। Which learning theory focuses on the idea that behaviors are learned through the interaction with environment? कौन सा सीखने का नज़रिया इस ख्याल पर ज़ोर देता है कि सलूक यानी बिहेवियर माहौल के साथ तामुलात के ज़रिए सीखा जाता है? ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, सी है ह्यूमनिज्म और डी है कॉग्निटिज्म। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सबको सवाल पढ़ना आ रहा है ठीक से? हाँ सर। चलिए बता दीजिए। ऑप्शन ए। ओके, लॉक कर देते हैं ऑप्शन ए को। सवाल नंबर 17 सही जवाब है बिहेवियरिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। उसकी वजाहत भी साथ में लिखी है हमने कि बिहेवियरिज्म ये समझता है कि सलूक और हालत साजी और माहौल के साथ तामुलात के ज़रिए सीखा जाता है, जिसका मरकज़ काबिल मुशाहिदा सलूक पर होता है, ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पर होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन लर्निंग प्रोसेस? सीखने के अमल में फ़ीडबैक का क्या किरदार है? ऑप्शन ए टू पनिश द स्टूडेंट फॉर मिस्टेक, तलबा कर गलतियों को सज़ा देना। बी है टू इन्हांस मोटिवेशन एंड गाइड एम्पावरमेंट, तहरीक को बढ़ाने और बेहतर रहनुमाई करना। डी है, बी या डी? ऑप्शन बी। मोटिवेशन एंड गाइड एम्पावरमेंट। फीडबैक किस लिए लेते हैं आप? ताकि आप मोटिवेशन मिले और गाइड एम्पावरमेंट हो। पनिश का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी सीटेट में, कहीं पर भी महा-टीटी में, कहीं पर भी पनिश की अगर बात हो, सज़ा की बात हो, तो कहीं पर भी आप उसको राइट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को कभी भी आपको सज़ा नहीं देना है। ठीक है सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक मरतबा। सवाल है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन लर्निंग प्रोसेस? सीखने के अमल में फीडबैक से क्या मुराद है, या फिर फीडबैक का क्या किरदार है? फीडबैक किस लिए लेते हैं आप? बच्चों को सज़ा देने के लिए लेते हैं? नहीं सर। मोटिवेशन एंड गाइड एम्पावरमेंट, इम्प्रूवमेंट, तहरीक बढ़ाने और बेहतरी रहनुमाई करना। सी है अवॉइड द टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, के उस्ताद और तलबा के दरमियान तामुल से बचना। ये भी काबिल कबूल ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन डी है टू मेजर इंटेलिजेंस, जहानत की पैमाइश करना। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी लॉक कर दिए। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका। टू इन्हांस मोटिवेशन एंड गाइड
इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर आप याद रखिए कि ख़ास तौर पे तश्कीली क़द्र पैमाई आज ही हमने ऑफलाइन में देखे हैं, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम छोटे छोटे ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी बच्चों की जांच करते हैं, जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में जिसका हम शुमार करते हैं, तश्कीली क़द्र पैमाई के अंदर उसका शुमार करते हैं। तो ये बार बार हम असेसमेंट क्यों करते हैं, इसकी दो वजूहात हैं। एक पहली वजह ये है कि हम बच्चों के आमोज़िश में आने वाली दरपेश मुश्किलात का इल्म हमको होता है कि बच्चे डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर उनकी क्या मुश्किलात हैं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ असेसमेंट की ये होती है कि उस्ताद ख़ुद, टीचर ख़ुद अपने टीचिंग मेथड को किस हद तक कामयाब हो रहा है या नहीं रहा है, उसको चेक कर सकता है। ठीक है, दोनों लोगों का फ़ायदा है, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। स्टूडेंट को आमोज़िश में, लर्निंग में कहाँ पर प्रॉब्लम से वो समझ में आएगा टीचर के, या फिर स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो अलग किस्म की मुश्किलात से फेस कर रहा है, तो फिर टीचर को ये समझ में आएगा कि उसको टीचिंग टेक्निक चेंज करना पड़ेगा, टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा। ये असेसमेंट के फ़ायदे हैं, फीडबैक के फ़ायदे हैं। ओके, नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो अभी हमने उसकी वजाहत दी और उसी पर सवाल आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेटिव असेसमेंट। मंदरजा झैल में से कौन सी तशख़ीसी शक्ल को बेहतरीन बयान करती है? बताइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट को बयान करने वाला कौन? ऑप्शन बी। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेनेशन किया उससे आपको चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से, और उसी का इस्तेमाल किया आपने यहाँ पर? ऑप्शन बी है जी, ऑप्शन ए है असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए। बी है कंटिन्यूस असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। सी है असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग पर्पस। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो यहाँ पर इस चीज़ की वजाहत मुझे ज़रूरी समझता हूँ कि ऑप्शन ए सर। ओके, हम उसकी वजाहत करते हैं। ठीक है, डी यहाँ पर एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। सी भी यहाँ ओके लेट मी एक्सप्लेन। ओके लेट मी, ए भी नहीं है और उसका ऑप्शन बी है। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ए और बी। ठीक है, असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तालीम के आखिर में तशख़ीस की जाती है, और बी है कंटिन्यूस असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आज ही हमने ऑफलाइन में दोनों चीज़ों को कवर किया है असेसमेंट के टाइप्स में। ठीक है, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। दो टाइप के असेसमेंट आपको देखने के मिलेंगे। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो आप साल के दौरान मुसलसल लेते रहते हैं। ठीक है, और इसका मकसद बच्चों को, अभी जो हमने बताया आपको ये सवाल से पहले, इसका मकसद दो होते हैं। एक के बच्चों की आमोज़िश में जो दरपेश मसाइल हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको दुरुस्त करना, बच्चों की गलतियों को दुरुस्त करना, बच्चों के मसाइल को हल करना। और दूसरा मकसद है कि अगर टीचर ने जो मकासद तय किए हैं वो मकासद हुसूल हो रहे हैं या नहीं, उसकी जांच करना। और तीसरी जो चीज़ है कि टीचर जो तरीक़े तदरीस इख्तियार कर रहा है, जो मेथड इख्तियार कर रहा है, वो किस हद तक कामयाब हुए। इन तीन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस असेसमेंट रहता है। और किसी भी इसके टूल्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स हैं। ऑब्ज़र्वेशन इसका टूल है, ओरल वर्क इसका टूल है, असाइनमेंट इसका टूल है, प्रोजेक्ट वर्क इसका टूल है। इस तरह की छोटी छोटी जो सरगर्मियाँ होती हैं जो तश्कीली जांच में होती है, तशख़ीसी जांच में होती हैं, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के लिए आप याद रखिए कि इसे उर्दू में तकमीली क़द्र पैमाई कहते हैं।
तकमीली क़द्र पैमाई। ठीक है, तो ये जो तकमीली क़द्र पैमाई या समेटिव इवैल्यूएशन है, ये इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे कि जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो निसाब के इख्तिताम पर, जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब लिया जाता है। समर याद रखिए, समर से समेटिव। जी, समर में एग्ज़ाम होते हैं, कौन से होते हैं? एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा आइडिया है। ठीक है, ओके। तो ये समेटिव समर में होते हैं, अपने पास समर में होते हैं, बाकी जगह पर ज़रूरी नहीं है कि वो समर में ही हो। ठीक है, तो यहाँ लेकिन अपने पास जो जी इसे याद रख सकते हैं हम आसानी से। साल के आखिर में होते हैं, निसाब पर मबनी होते हैं, और ये जो समेटिव असेसमेंट हैं, ठीक है, तो ये जो इसका जो असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि समेटिव यानी साल के आखिर में लिया जाता है, और ये जो समेटिव इवैल्यूएशन है इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं इस। ये और इधर वाला जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो हम मुसलसल लेते हैं तदरीस की जांच करने के लिए, तुलबा की आजमाइश करने के लिए, ख़ास तौर पे उन्होंने कितना सीखा है, उसका मकसद उन्हें ग्रेड देना नहीं होता, उसका मकसद उन्हें फ़ाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकालना नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला जो टॉपिक है, इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट और लर्निंग। जी, असेसमेंट एज नहीं, फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों में क्या फ़र्क है बताइए? असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स असेसमेंट के लिए सीख रहे हैं जी, सीखने। हाँ, और इसमें बोले तो ठीक है, तो ये जो दो मॉडल आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये क़द्र पैमाई के नमूने कहलाते हैं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन कहलाते हैं। ठीक है, और एक तीसरा है, वो भी बता देता हूँ इस मौके से। असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव लर्निंग को कहते, समेटिव एग्जामिनेशन को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये होगा असेसमेंट एज लर्निंग जी, और तीसरा जी बताइए ऑफलाइन वाले। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। जी, ये तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, ये जो तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग आप जो देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट के ज़रिए ही होता है कि यहाँ पर लर्नर ही अपने आप की क़द्र पैमाई करता है। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल हैं, तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत लाजमी हैं। एक है वैलिडिटी, और दूसरा है रिलायबिलिटी। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि यहाँ पर लर्निंग ही, जो लर्निंग करने वाला जो स्टूडेंट है वही अपने आप की असेसमेंट करता है कि किस हद तक मैंने क्या सीखा है, क्या रह गया है और क्या सीखना है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, क़द्र पैमाई के नमूने के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक सवाल के पीछे से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन इज़ एसोसिएटेड विथ
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट तस्कीन को मुलतवी करने की सलाहियत मंदर झैल में से किस तसव्वुर से मुंसलिक हैं? तस्कीन को मुलतवी करने की सलाहियत मंदरजा झैल में से किस तसव्वुर से मुंसलिक हैं? सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्सिविटी, सोशल लर्निंग या इमोशनल इंटेलिजेंस? सेल्फ कंट्रोल। तस्कीन को मुलतवी करने की सलाहियत। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सर ऑप्शन डी क्या है? डी। जज्बाती। मिल गया? जी सर। देख लिए गच्चू से? सेल्फ कंट्रोल। जी जी, सेल्फ कंट्रोल कहलाता है तस्कीन को मुलतवी करने की सलाहियत। इंग्लिश में भी देख लीजिए, एबिलिटी टू डिले द ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। विच ऑफ सर तस्कीन को मुलतवी जी सर तस्कीन को मुलतवी करना मतलब क्या? सेल्फ कंट्रोल, डिले द ग्रेटिफिकेशन। सर मुलतवी की मीनिंग मतलब एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है हर वर्ड के, तो इसके उसकी क्या रहेंगे? मुलतवी को डिले करना अपने आप पे, मतलब आप जी डिले। जी डिले करना, या फिर आपके सामने गुलाब जामुन है ताज़े ताज़े लेकिन आप रोज़ा है। काबू पाना सर। हाँ बाद में खा लूंगी मैं। जी काबू पाना। जी जी, सही बात है। चलिए तस्कीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? मंदरजा झैल में से कौन सा नज़रिया इल्मी तरक्की में सकाफ़ती आलात की अहमियत पर ज़ोर देता है? सवाल फिर से पढ़ लीजिए। मंदरजा झैल में से कौन सा नज़रिया इल्मी तरक्की में सकाफ़ती आलात की अहमियत पर ज़ोर देता है? ऑप्शन ए है पैजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वागोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी और अल्बर्ट बांदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बी वाइगोट्स्की सोशल कल्चर। नहीं सर, पी ए। बी सर। प्याजे तेरी। बाकी सब सर ऑप्शन क्वेश्चन दिखाइए ना एक मरतबा। ये ऑप्शन सही है सर। ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन कौन सा नजरिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा नज़रिया कॉग्निटिव इल्मी तरक्की में सकाफ़ती आलात की अहमियत, कल्चरल टूल्स की अहमियत पर बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चरल टूल्स की अहमियत है, ऐसा कौन सा नज़रिया कहता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्याजे बोलता हूँ। प्याजे थ्योरी। वाइगोट्स्की। बस समाजी है ना। जी, बस सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, वो भी बता दीजिए। यही है प्याजे। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सर। ओके ओके, हमको यहाँ पर कोई फाइट नहीं करना है, ठीक है। सही ऑप्शन बी है, वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके वाई सो कैसा? सर जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो प्याजे ने बताया ना, वाइगोट्स्की ने बताया कि वो उसके अंदर सोशल से सीखता है ना। अपने को रट्टी पोपट नहीं बनना है कि कल्चरल समझने की बात करना है। यहाँ पर हमको सिर्फ रटने की आदत नहीं डालना है हमको कि प्याजे ने सिर्फ वफूकी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया या फिर वाइगोट्स्की ने सिर्फ सोशल की बात किया। हमको सवाल के दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मंदरजा झैल में से कौन सा नज़रिया ये कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी ज़हनी तरक्की के लिए कल्चरल टूल ज़रूरी है, ऐसा कौन कहता है? वाइगोट्स्की ये प्याजे कहते हैं क्या?
नहीं बोलते उन्होंने। जी, तो ये वाइगोट्स्की का कहना था ये कि सोशल इंटरेक्शन होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, ठीक है, कल्चरल टूल्स होंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ऐसा कहना वाइगोट्स्की का था, ठीक है। बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे का जैसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वैसा ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बाकी चीज़ों का लेना देना नहीं है, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो ही बाकी चीज़ें होंगी। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे पियाजे, अपने आइडियाज़ पर ठाम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? तालीमी नफ्सियात में ZPD की क्या अहमियत है? ऑप्शन ए, इट डिफाइंस द लिमिट ऑफ चाइल्ड करंट एबिलिटीज़, ये बच्चे की मौजूदा सलाहियतों की हदूद की वजाहत करता है। ऑप्शन बी है, इट प्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद गाइडेंस, ये इस फ़र्क की नुमाइंदगी करता है जो एक सीखने वाला ख़ुद से कर सकता है कि वो क्या कर सकता है रहनुमाई के साथ। सी है, इट इम्फेसाइजेज द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, ये मियारी जांच की ज़रूरत पर जोर देता है। इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल इन हायर एजुकेशन, ये सिर्फ आला तालीम में लागू होता है। तो ये डी ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन बी। सी भी कट हो गया। सेकंड मेजॉरिटी जो है वो बी पर आकर रुकी हुई है। चलिए जवाब देखते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसकी वजाहत भी हम देखते हैं कि सीखने के मौसर स्ट्रक्चरिंग और तलबा की तरक्की की हिमायत के लिए मुनासिब चैलेंजेस के ज़रिए ZPD समझने के लिए अहम है, ठीक है। ZPD को एक मरतबा फिर जो लोग शुरुआत में मौजूद नहीं थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है उस चीज़ को मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ZPD क्या है, तो इन दो सर्कल को हमेशा याद रखिए, जब भी ZPD आएगा दो सर्कल को याद रखिए, ठीक है। ZPD क्या है, ये है इधर वाला जो राइट वाला जो दिख रहा है आपको, ये है उसका एक्चुअल पोटेंशियल, बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल, ठीक है। और इधर वाला जो सर्कल आप रहा है ये जो है मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ZPD क्या है, एक ऐसा मरहला है जहाँ पर उसका जो MKO है, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है पर्सन, उसका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ बाप, टीचर, उसका हमजोली यानी पीयर ग्रुप में से भी कोई भी हो सकता है। तो उस वक्त तक मदद करता है स्टूडेंट की, तालिब इल्म की, जब तक वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल से मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है। हकीकी जो उसकी सलाहियत है वहाँ से निकलकर वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी मदद करना। मिसाल के तौर पे साइकिल चलाने की हिमांशी मैडम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि आप बच्चे को उसके साइकिल पर उस वक्त तक पकड़ते हैं जब तक कि वो ख़ुद से चला नहीं देता, ठीक है। तो ये जो पीछे से हाथ पकड़कर जो साइकिल को पकड़ता है, तो ये है आपका MKO। ये वाला कौन है जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है, टेम्परेरी हेल्प दे रहा है, वो कौन है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं उसे, ठीक है। वो उस वक्त तक उसको साइकिल पकड़े रखता है जब तक कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं जाता। एक्चुअल पोटेंशियल क्या थी कि वो गिर जा रहा है, बार बार बैलेंस नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो वो उसकी हकीकी पोटेंशियल है, एक्चुअल पोटेंशियल है, ठीक है। तो एक्चुअल पोटेंशियल से हकीकी पोटेंशियल तक उसकी मदद करना, टेम्पररी हेल्प करना, ठीक है, यही स्काफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, और ये जो मरला है, ये जो पीरियड है, ये ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उर्दू में कहते हैं मचान बंदी। सर ZPD के बारे में वाइगोट्स्की को बताइए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
होती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो जो लोग अगर शुरुआत के पीरियड्स में या शुरुआत के क्लासेस में नहीं थे, उनको ये समझ में आया। ZPD जी आ गया सर। चलिए, ZPD के अंदर MKO याद रखना है आपको और स्काफोल्डिंग याद रखना है। MKO कौन होता सर है? इसके बारे में MKO कौन होता है? मोर knowledgeable मल्टीपल पर्सन, कौन हो सकता है वो? भाई कोई भी हो बहन, सकता है। कोई भी हो सकता, फैमिली मेंबर, रिलेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, विच psychological stage is characterized by conflict between industry and inferiority? एरिक्सन के मुताबिक कौन सा नफ्सियाती मरहला सनत और कमतर के दरमियान तनाज़े की खुसूसियत रखता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये हमने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। अंदाज़ा लगाइए। डी। ऑप्शन डी। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। क्वेश्चन बताइए ना, क्वेश्चन। सवाल है कि एरिक्सन के मुताबिक कौन सा नफ्सियाती पहलू है? एरिक्सन ने एक नज़रिया पेश किया था, थ्योरी पेश की थी, साइको सोशल थ्योरी उसे कहते हैं। आपको CDB की बुक में मिल जाएगी। छोटा सा है, 2-4 लाइन में आप देख लेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद उसने एज के हिसाब से उसको डिवाइड किया है कि कौन सी एज में बच्चे कौन सी इन्फीरियरिटी से गुज़रते हैं। तो ये सब उसी की चीज़ें हैं। और टेबल है, वो टेबल आपको याद करना होता है। मुमकिन हुआ तो हम इसी वीडियो के बाद वो एरिक्सन का वे टेबल इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो वो टेबल देखकर उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जवाब का अंदाज़ा लगाइए। डी। चलिए, सही जवाब डी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, तो बस मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाइए कि सर हमको इसका टेबल भेजिए एरिक्सन का, तो मैं आपको भेज देता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन? अभी बता दिया मैंने आपको स्कैफोल्डिंग। मंदरजाइल में से कौन सा बयान तालीम में स्कैफोल्डिंग के तस्वुर को बेहतरीन तौर पर बयान करता है? डी। इट रिपेयर द सिंपैथिक इमोशनल ऑप्शन ए है स्टूडेंट ऑफ जी। हम उसको पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। इट इज़ द फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, ये तलबा को फराम करदा जिस्मानी हिमायत है। बी है इट रेफर टू द सिस्टम। सवाल सुन लीजिए पहले, मैं सवाल भी दोहराऊंगा, ऑप्शन भी दोहराऊंगा। ठीक है, सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट स्कैफोल्डिंग के पस मंज़र को एजुकेशन में सही तस्वुर को पेश करता है? मंदरजाइल में से कौन सा बयान तालीम में स्कैफोल्डिंग के तस्वुर को बेहतर तौर पर बयान करता है? स्कैफोल्डिंग को बयान करने वाला तस्वुर कौन सा है? ऑप्शन ए है ये तलबा को फराहम करदा जिस्मानी हिमायत है। ऑप्शन बी है ये तलबा की ख़ुद मुख्तारी हासिल करने के लिए करने के साथ हिमायत के मुनज़्ज़म हटाने की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन सी है ये सीखने को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ऑप्शन डी है ये हिफ्ज़ करने की तकनीकों पर जोर करता है। ऑप्शन ए। तो यहाँ पर सी और डी तो एब्सोल्यूट रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो गलत है ना, तो जब भी आपको ऑप्शन में जो एब्सोल्यूट रॉन्ग नज़र आए तो उसको पेंसिल से कट कर देना कि ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये तो जवाब हो ही नहीं सकते। तो आपके पास जवाब के लिए रास्ते खुल जाते हैं कि अब इन दोनों में से कोई एक जवाब होना चाहिए। कि इट इज़ फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द, चाहिए आपको लगता है कि जो इसका फोल्डिंग का नज़रिया है वो सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के हद तक है?
नहीं सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी में कहा गया है कि इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रिमूवल ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन बी सर। जी ऑप्शन बी। जी आप उसको हाँ बी सर। ओके कंफर्म कर देते हैं उसको 2-4 मरतबा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए उसके बाद है अब लाडली। बिल्कुल एक बार। चलिए, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग इन स्कूल? सोशल इमोशनल लर्निंग का बुनियादी मरकज़ क्या है? स्कूलों में समाजी जज्बाती सीखने का बुनियादी मरकज़ क्या है? ऑप्शन ए तालीमी कारकर्दगी को बढ़ाना, ऑप्शन बी सज़ा के ज़रिए नज़्म सिखाना। ये हो सकता है कि बी नए सी है, डेवलपिंग अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंडिपेंडेंस स्किल। जी, खुद आगाही, खुद नज़्म ज़ब्त और बैनुल अफरादी महारत तरक्की। ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तलबा को मियारी जांच के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी। सी सर। चलिए सी देखते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है कि ये जो आपकी सोशल इमोशनल लर्निंग है उसका मकसद जज्बाती जहानत, बैनुल फ़र्दी महारतों और ख़ुद इंतज़ाम को फ़रोग़ देना है। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसलेक्सिया? चलिए ये भी हमने कल ही डिस्कस किए हैं ऑफलाइन के अंदर भी, और आपने भी जो डिसेबिलिटीज पढ़ने लिखने की परेशानी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। डिसलेक्सिया एबिलिटी टू रीडिंग इन डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, पढ़ने में दुश्वारी। आप पढ़ने लिखने में देखिए आपको जवाब कितना भी कंफर्म हो तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, ए डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, ए डिफ़िकल्टी इन रीडिंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, ए डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ए डिफ़िकल्टी इन राइटिंग लेजिबिलिटी। ठीक है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कि बच्चा जो है वो रीडिंग में डिसेबिलिटी पढ़ने की में ज़बान को पढ़ने में मुश्किलात का सामना करता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है डिसलेक्सिया के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27। विच अप्रोच इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव इन एड्रेसिंग द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल इन क्लासरूम? क्लासरूम में मतनू डाइवर्स लर्निंग को मतनू कहते हैं। मतनू सीखने के अंदाज से निपटने के लिए कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा मौसर है डाइवर्स लर्निंग स्टाइल के लिए? बी। एक ही तरीके तदरीस, मुख्तलिफ ऑप्शन बी। मियारी निसाब या फिर गैर डायरेक्ट लर्निंग प्रॉपर क्या बोलेंगे सर उसको? क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। जी, जो लोग जवाब देने में उजलत कर रहे हैं उनसे फिर से दरख्वास्त है कि जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासरूम में मतनू सीखने के लिए यानी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल के लिए आप कौन सा अप्रोच इख्तियार करेंगे। ठीक है, उसमें है पहला है कि वन साइज़ फिट्स ऑल इंस्ट्रक्शन, एक ही तरीक़े तदरीस आप सबके लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी है मुख्तलिफ तरीक़े तदरीस इस्तेमाल करेंगे। सी है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, मियारी निसाब को आप इख्तियार करेंगे, या फिर पैसिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़। आप बताइए। ऑप्शन बी सर, बी। ओके, ऑप्शन बी। जी मैडम का जो जी मैडम जो बार बार कह रहे थे सही जवाब है उनका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगर आपको मतनू क्लासरूम में, आपकी डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे अलग अलग इंटेलिजेंस के हैं, ठीक है, अलग अलग जहानत के हैं, तो आपको मुख्तलिफ तरीक़े तदरीस इख्तियार करना चाहिए, ना कि वन साइज़ फिट्स ऑल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक ही तरीक़े तदरीस से आप पूरे के पूरे बच्चों को, क्लासरूम के तमाम तलबा व तालिबात को एक ही तरीक़े तदरीस से आप नहीं सिखा सकते। ठीक है,
आपको अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो आपको उसके लेवल पर जाके उसको लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ देना पड़ेंगे। कोई बच्चा गिफ्टेड स्टूडेंट्स है या क्रिएटिव है या ज़हीन है, आपको उसके लेवल से उसको काम देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट कॉग्निटिव एबिलिटी इज़ मोस्ट क्रिटिकल ड्यूरिंग दी प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे। प्याजे के मुताबिक तरक्की के प्री अमलियाती मरहले के दौरान कौन सी इल्मी सलाहियत सबसे अहम है? बताइए आप। इससे पहले आपने गलत जवाब में प्री ऑपरेशनल स्टेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज आई है, तो बताइए यहाँ पर कौन सी अलामत है उसके लिए? लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है क्या? सिंबॉलिक प्ले, सर एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग आई है ना प्री। सिंबॉलिक प्ले सिंबॉलिक प्ले चाहता जिसने सिंबॉलिक प्ले कंक्रीट में सबसे पहले जिसने कहा है उसका नाम बताइए उनका, जिसने सिंबॉलिक प्ले कहे। सोया जी, आपका सही जवाब है सिंबॉलिक प्ले। ठीक है, कि ये ख़ास तौर पर आप जी वो ट्रायर्किक थ्योरी में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, ट्रायर्किक थ्योरी किसकी थी वो ज़रा आप लिखिए, और उसको यहाँ पर प्याजे के बाद ही वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। ऑफलाइन वालों को याद होगा कि प्याजे की अगर आप बुक खोलेंगे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जैन प्याजे की, उसके बाद ही एक ट्रायर्किक है पहलवी नज़रिया उर्दू में कहते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र है जी, तो वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, लेकिन ये प्याजे के मुताबिक ही बात हो रही है, और ये सिंबॉलिक प्ले उस थ्योरी का जिक्र है, लेकिन ये यहाँ पर प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे का जहन, हमेशा से कह रहा हूँ मैं, जब भी प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी तो याद रखने का कि बच्चे का जहन अभी कॉन्क्रीट नहीं हुआ, ठीक है, पुख्ता नहीं हुआ, कच्चा पक्का है। तो इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर अलामतें हमने आपको बताए हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एनिमिज़म, और बोलिए ईगोसेंट्रिक, और बोलिए ऑब्जेक्ट परमानेंस। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। तो ये प्री ऑपरेशनल जो है तो वो नफ्सी हर की है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज उर्दू में 2 से 7 साल। ठीक है, और इसके साथ इरिवर्सिबिलिटी। हाँ, ठीक है, इतनी चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। एक एक चीज़ें हमने आपको प्याजे की जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें अच्छे से समझाए हैं। अगर आप भूल गए हैं तो उसको देख लीजिए एक मरतबा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में उर्दू और इंग्लिश दोनों में समझाए हैं। उसी के अंदर बस उसका ये एडिशन हुआ है, आपको सही अंदाज़ा लगाना था। यहाँ पर ये चीज़ें हमने उसमें नहीं बताए थे, ये सिंबॉलिक प्ले उसके अंदर नहीं बताए थे, लेकिन आपका यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर आपको इस्तेमाल करना है कि प्याजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये भी चीज़ मुमकिन है। अब देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ सकती क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में? पॉसिबल ही नहीं, ये फॉर्मल स्टेज में आएगी जब लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं आता, स्पेशल अवेयरनेस भी नहीं आता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल स्टेज में आती, लॉजिकल रीजनिंग कॉन्क्रीट स्टेज में आती। स्पेशल अवेयरनेस ये उसमें जिक्र नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब सिंबॉलिक प्ले है। सिंबॉलिक प्ले का मतलब क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर? प्ले जी, किसी भी चीज़ को जी आसानी से समझने के लिए याद रखिए, जब किसी भी चीज़ को उर्फ़े तहजी को भी अल्फ़ाबेट को भी पिक्चर की सूरत में बच्चों को दिखाकर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अगर ये जीम है, उल्फ़े तहजी बच्चों को सिखाया जा रहा है और आप इस जीम को बता रहे हैं, तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे कि ये बेटा उर्फ़े तहजी का जीम है ख़ै उसके बाद जीम आता है, ऐसा नहीं सिखाएंगे, बल्कि इस तस्वीर को आप तस्वीर के तौर पर सिखाएंगे। और इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी आप क्या करते हैं, प्री प्राइमरी स्टेज पर एप्पल का जो कैपिटल ए होता है उसके साथ में एप्पल की तस्वीर लगाकर बताते हैं। ठीक है, दोनों को कोरिलेट करके बताते हैं। उस तरीके तदरीस को हम सिंबॉलिक प्ले कहते हैं। समझ में आया?
जी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग इक्विटी अमंग द स्टूडेंट्स इन डाइवर्स नीड। ऑफलाइन वाले हाजिर हैं यहाँ पर, आज ही हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन, शुमूलियाती तालीम के तनाजुर में मुख्तलिफ ज़रूरियात वाले तलबा में मसावात को फ़रोग़ देने के लिए कौन सी हिकमत अमली सबसे मौसर है। इंक्लूसिव एजुकेशन से आप सब वाकिफ़ होंगे। ऑप्शन सी है। एक मिनट रुकिए। सलाहियत की बुनियाद पर तलबा को अलहदा करना। ऑप्शन डी। इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन टू सर क्वेश्चन बताइए। डिजाइन। सवाल को समझ लीजिए, रुक जाइए, सवाल को समझ लीजिए। सवाल ये कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के पस मंज़र में मुख्तलिफ ज़रूरियात वाले तलबा में अगर आपको मसावात फ़रोग़ देना है तो आप कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, कौन सी हिकमत अमली मौसर होगी। ठीक है, मुख्तलिफ ज़रूरियात वाले आपके पास स्टूडेंट हैं। ऑप्शन डी। बी इज करेक्ट। बी सर। ऑप्शन बी। किसी ने डी भी कहा ना अभी? नहीं सर, बी बोले। बी। सर बी रहेगा, यूडीएल। अच्छा, यूडीएल, इम्प्लीमेंटिंग द यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ फॉर लर्निंग, ये कह रहे हैं आप। पहला ऑप्शन है सेग्रीगेटिंग द स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, बी है इम्प्लीमेंटिंग द यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, और सी है यूजिंग फिक्स्ड करिकुलम। ये फिक्स करिकुलम तो मुनासिब नहीं है, और कंपटीशन क्रिएट करना ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपका जवाब या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। आइए उसकी वजाहत में देखते हैं। बी सही जवाब है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग ये क्या चीज़ है। मतलब हर बच्चे को सीखने का मौका देना, मतलब ऐसे तरीका तदरीस इस्तेमाल करना जिसमें हर बच्चा शामिल हो सके। ओके, दो चीज़ें हैं, देखिए आपने पढ़े होंगे डीएड में भी। इक्वालिटी इक्वालिटी। और दूसरी चीज़ है इक्विटी। दोनों में क्या फ़र्क है बताइए। इक्वालिटी यानी सेम, बराबर। बराबर। अगर कोई कम है तो उसको बराबर में लेके आना। तो दोनों में इंसाफ कहाँ मिलता है, इक्वालिटी में मिलता है कि इक्विटी में मिलता है? इक्विटी में। इक्विटी। जी, इक्विटी का मतलब है जिसको जितनी ज़रूरत है उतना देना। ठीक है, और जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होगी, जब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात होगी, तो आप याद रखिए कि वहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले आपको स्टूडेंट मिलेंगे। मुख्तलिफ डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स का सामना आपके साथ हो सकता है, आपके क्लासरूम में वो बैठ सकते हैं। उस सूरत में आपको ये इक्विटी वाली मिसाल जो है आपको सामने रखना है कि आपको बच्चों के जो भी ज़रूरियात है उसके मुताबिक आपको टीचिंग करनी होगी। ओके, सो दैट्स वाई बी इज़ करेक्ट आंसर। आपने सही अंदाज़ा लगाया। उसके बाद है सवाल नंबर 30 जो आज का आखिरी है सवाल। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये भी हमने देखे हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। विच लेवल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोसाइटल रूल्स एंड द रीजनिंग बिहाइंड देम। कोलबर्ग के अखलाकी तरक्की के मराहिल के मुताबिक कौन सा सतह फ़र्द माशरती उसूलों को समझने और इनके पीछे की मंतक़ को जानने की सलाहियत की खुसूसियत रखता है, बताइए। पोस्ट कन्वेंशन लेवल। सी। पोस्ट कन्वेंशन लेवल। सी सर। सी। ओके, बाकी लोग भी सी पे कंफर्म है। चलिए, यहाँ पर सही जवाब है उसका
बी हाँ कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या है? सबसे चलिए, यस सर। तो उसका जवाब इस तरह उसका वजाहत है कि रिवायती सतह वो है जहां अफराद समाजी उसूलों को तस्लीम करते हैं, इस पर अमल करते हैं और समाजी नज़्म को बरकरार रखने और दूसरों से मंजूरी हासिल करने की अहमियत को समझते हैं। ये कन्वेंशनल लेवल में आता है, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने 30 सवालात को प्रैक्टिस किए हैं। सवालात का मियार और सवालात का वार्म अप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा सर। ये जो रिसर्च, तो अगर आप ये कोलबर्ग की स्टेजेस आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें आपने इसमें समझी है तो अच्छी बात है, जो चीज़ें समझी नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपने उसे नोट डाउन किया है और फिर से आप उसे दोबारा रिवाइज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी वक्त हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an